Today we are here to discuss FST2 paper 1 mathematics. So first question कुछ इस तरीके का गिवन है. fx दो अलग अलग तरीके से डेफिनेशंस लिखी गई हैं. यहाँ पे हमें x is equal to 2 पे इनफैक्ट क्वेश्चन में कहा गया है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. जो लोअर फंक्शन है 5x + 1 उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. अपर फंक्शन को बस सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है. तो अपर फंक्शन सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, अगर मुझे f3 निकालना है, ठीक है, मैं x की जगह एक सिंपल सा बात एक्सप्लेन करने के लिए लेता हूं कि f3 अगर मुझे निकालना है तो मुझे 0 से 3 जाना पड़ेगा. और अगर मैं 0 से 3 इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो मॉड मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 1 पे. ठीक है बात. तो उसी तरीके से अगर मैं 0 से x जाना चाहता हूं और मुझे पता है कि x भाई 2 से बड़ा है, इनफैक्ट 1 से भी बड़ा होता तो भी हम क्या करते, इस मॉड को ब्रेक करके लिखते. तो सेम चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी. हमें क्या लिखना चाहिए, 0 से x 5 प्लस, अब ये 0 से x दिया हुआ है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. 0 से 1 में जब मैं लिखूंगा तो उस टाइम पे 1 माइनस टी, टी चूंकि मैं कहां से कहां तक ले रहा हूं, 0 से लेके 1. तो अगर t मेरा 0 से 1 के बीच है तो 1 माइनस टी मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. और उस समय एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, 5 प्लस 1 माइनस टी dt. लेकिन वही जब मैं 1 से x के बीच जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं 0 से 1 गया, मुझे कहां से कहां तक जाना था, 0 से x, तो 0 से 1 प्लस 1 से x. अब मुझे क्या करना चाहिए, 5 प्लस, ये मॉड की डेफिनेशन इस बार अलग हो जाएगी, t माइनस 1 के तरीके से ब्रेक होगा और ओवरऑल अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आना चाहिए. तो ये तुम देख सकते हो कि 6 माइनस टी लिखा हुआ है, जो कि इंटीग्रेट होकर के क्या हो जाएगा, 6t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस इधर कितना हो जाएगा, तो 5 t प्लस 4 इनफैक्ट लिखा हुआ था, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t, इस पे रख देंगे हम लिमिट्स 1 से x, जो कि ओवरऑल सिंप्लीफाई होकर के कितना आ जा रहा है, तो ओवरऑल ये सिंप्लीफाई होकर के बन जा रहा है x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 1. तो हमारे पास फंक्शन क्या आया कि हमारे जो fx है वो fx कितना है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 1 when x is greater than 2 and when it is less than or equal to 2 it is 5x plus 1. अब तुम पीस वाइज सिंपल से फंक्शन लिखे गए हैं, इनकी कंटिन्यूटी अगर मुझे 2 पे चेक करनी है तो बाउंड्री पॉइंट पे मैं वैल्यूज देख लूं. 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लोअर फंक्शन के अकॉर्डिंग कितना आने वाला है, 11. मतलब RHL कितना, LHL इनफैक्ट कितना रहने वाला है, LHL कह लूं या फंक्शनल वैल्यू कह लूं, तो 11 रहने वाला है. जबकि RHL की बात करूं तो अपर फंक्शन को यूज करना पड़ेगा. 2 अगर यहां पे रखते हो तो कितना आएगा, ये हो गया 2 प्लस 8 प्लस 1. सो हम देख सकते हैं कि f of 2 minus and f of 2 plus both things are same and those are equal to 11. So function is continuous at x is equal to 2. वहीं पे अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाएं तो डिफरेंशिएबिलिटी देखो x is equal to 2 पे, x is equal to 2 पे अगर हम देखें तो लोअर फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसा आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि हम कह सकते हैं एक तरीके से LHD कितना है, 5 है. और वहीं पे RHD की बात करें तो इसमें देखो अगर मैं f डैश का एक्सप्रेशन लिख करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर x प्लस 4 और नीचे क्या मिलेगा, 5. ये लिखूंगा मैं x ग्रेटर देन 2, इधर आ जाएगा x लेस देन 2. तो अब मैं देख सकता हूं कि अगर मैं यहां पे चेक करता हूं तो 2 पे ये RHD के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और LHD के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. मतलब f डैश एट 2 माइनस, ठीक है, इनफैक्ट मैं ऐसे लिख देता हूं, f डैश एट 2 माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश एट 2 प्लस. ठीक है, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 2 और कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 2. सो वी कैन गो विद ऑप्शंस A एंड D. टू क्वेश्चन नंबर 2. अब यहां पे क्या गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और कहा जा रहा है कि हमें इस लाइन पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि एक गिवन पॉइंट से 4√14 डिस्टेंस पे हो. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पॉइंट अगर हमें एक लाइन पे एज्यूम करना है तो वो हम बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं कि भाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z. ऐसा कुछ दिया हुआ है, इज इक्वल टू लेमडा, बस यही लेना होता है ना हमें अगर पॉइंट एज्यूम करना है. तो इफ पॉइंट कैन बी टेकन ऑन दिस लाइन एज 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 3 लेमडा माइनस 1 एंड लेमडा. अब क्या कहा गया कि ये पॉइंट जो है वो एक गिवन पॉइंट 1 माइनस 1 0 इससे कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो 4√14 डिस्टेंस पे होना चाहिए. तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, अगर तुम लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हो तो तुम्हारे पास ये पॉइंट आ जाएगा. तो बस बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली. बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, d कैन बी रिटन एज
2 लैम्डा स्क्वायर प्लस यहां से कितना हो जाएगा -3 लैम्डा -3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये वैल्यूज आ जाएंगी, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 4√14। तो ये वैल्यू कितनी हो गई √4 प्लस 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर, मतलब √14 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 4√14, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 4 और इनफैक्ट लैम्डा इज इक्वल टू -4, दोनों ही यहां से हो जाएंगे, इसको मैं प्लस माइनस यहां पे इंश्योर कर लेता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू +-4। तो लैम्डा की वैल्यू अगर +-4 हो गई तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स यहां पे पॉसिबल होंगे। जब मैं लैम्डा को +4 लेता हूं तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएंगी 9 -13 4, और जब मैं -4 लेता हूं तो उस समय इसको क्या लिखा जा सकता है -7 11 और -4। तो ये 2 पॉइंट्स पॉसिबल होंगे 9 -13 4 और -7 11 और -4, दैट मींस वी कैन गो विद ऑप्शंस ए एंड सी। हमें इस एक्सप्रेशन के लिए कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन का मॉड निकालना है और उसका इनवर्स हमें मार्क करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये पहली बात तो ये ओमेगा नहीं है, ये W है जो कि दे रखा है हमें cos 40 प्लस आयोटा sin 40। अब मुझे इस सीरीज का अगर सम निकालना है तो मुझे क्या दिखना चाहिए यहाँ पे 1 2 3 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, मतलब एक एजीपी टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो मैं सिंपली पहले भूल जाता हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैं सिंपल एजीपी सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा W जो कि इसका एक तरीके से कहें रेशियो है, जो जीपी इसमें इन्वॉल्व है उसका कॉमन रेशियो W है, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 2 ओमेगा क्यूब, सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा 8W9 प्लस 9W10। सिंप्लीफाई मतलब डिफरेंस ले लोगे अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बन गया है W प्लस W स्क्वायर प्लस W क्यूब प्लस अप टू W9 माइनस 9W10, ये लिखा हुआ है। अब ये चीज इतने टर्म्स मुझे क्या दिख रहे हैं कि इतने टर्म्स तो क्या है सिंपल जीपी में है, तो मैं इससे टर्म्स को तो सिंपल जीपी से क्लब कर सकता हूं, बाकी मुझे एक टर्म जो है माइनस में अलग से वो आगे कैरी ऑन करना पड़ेगा। सो x इंटू 1 माइनस W इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, ये W को मैंने कॉमन ले लिया, इसके बाद मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस W स्क्वायर अप टू W8। तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 माइनस W9 अपॉन 1 माइनस W माइनस 9W10। 1 माइनस ओमेगा एक यहाँ पे 1 माइनस W इनफैक्ट यहाँ पे था, उस 1 माइनस W को हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको भी मैंने हटा दिया, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस W होल स्क्वायर और एक यहाँ पे 1 माइनस W और लिखा हुआ है। अब देखो चूंकि मेरा W कितना था cos 40 प्लस आयोटा sin 40 ये था, तो W अगर cos 40 प्लस आयोटा sin 40 है तो W रेज टू पावर 9 कितना हो जाएगा cos 360 प्लस आयोटा sin 360। तो इसका मतलब ये तो कितना हो गया 1 लिखा हुआ है, और अगर ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं एक बार को लिख देता हूं cos 360 प्लस आयोटा sin 360, डे मॉर्गन्स थ्योरम यूज कर रहा हूं सिंपल, और इसको मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो मेरे पास जो ये पूरा एक्सप्रेशन था, चूंकि यहाँ पे 1 माइनस W9 लिखा हुआ था, ये पूरी टर्म कितनी हो गई 0 हो गई, और मेरा x कितना बचा माइनस 9W10 अपॉन 1 माइनस W रेज टू पावर 9 तो 1 ही था ना, तो इसका मतलब कितना आया माइनस 9W अपॉन 1 माइनस W। तो अब मेरे पास क्या बचता है माइनस 9, इसको मैंने लिख लिया e रेज टू पावर आयोटा 40 डिग्री है, 40 डिग्री लिखे हम या फिर इसको एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, और 1 माइनस W को और लिख लिया हमने cos 40 माइनस आयोटा sin 40 डिग्री, ऐसा कुछ लिख दिया। पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 9W अपॉन 1 माइनस cos 40 जो कि लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर 20, और यहाँ पे sin 40 को भी मैंने sin 20 cos 20 में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरा 2 sin 20 कॉमन आ गया, और उसके अलावा मेरे पास बचा हुआ है sin 20 डिग्री माइनस आयोटा cos 20 डिग्री, यही बचा हुआ है, ये मेरा पूरा x था। W की भी वैल्यू मैंने लिख दी cos 40 प्लस आयोटा sin 40, यही था, ठीक है। अब मुझे इसका मॉड निकालना था और उसका रेसिप्रोकल लिखना था, ठीक है, इसका मॉड नहीं चाहिए, इसके रेसिप्रोकल का मॉड चाहिए। तो
मुझे अगर मॉड ऑफ एक्स निकालना है तो मॉड ऑफ एक्स में मैं क्या देख सकता हूं कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो 1 ही है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो मॉड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा तुम्हारा 9 डिवाइडेड बाई 2 साइन 20 डिग्री। लेकिन मुझे ये नहीं लिखना था, मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना था, मॉड ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल, तो वो कितना आ जाएगा 2/9 साइन 20 डिग्री, एंड दैट मींस कि वी कैन गो विद ऑप्शंस ए एंड बी व्हिच विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इस कर्व को हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें कहा जा रहा है कि भाई ये किस तरीके का कर्व होगा, इसका लोकस आइडेंटिफाई करो। तो लोकस आइडेंटिफाई करने के लिए तो हमने वैसे भी कहा था कि वहां पे हमें क्या करना चाहिए, बस अलजेब्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो z की जगह हम क्या रख दें, x प्लस आयोटा y, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस आयोटा y माइनस 2 विल बी इक्वल टू x, इतना ही है। इसका मॉड निकाल करके अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, सो y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 9, ये बन गया। क्या चीज है ये, पैराबोला। पैराबोला है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि यहां से 6 इंटू एक्स माइनस 3/2 ऐसा लिख दिया, ठीक। तो ये क्या है, थोड़ा सा शिफ्टेड है पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का ये, लेकिन शिफ्टेड है, ओरिजिन पे नहीं है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कैसा होगा, इसका वर्टेक्स जो है 2,3/2 सॉरी 3/2, है, तो 3/2, इसको मैंने इसका वर्टेक्स बना दिया। अब यहां से होकर के y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की चीज है, ये 4a कितना है 6, तो इस पॉइंट से a यूनिट्स आगे जाके हमें फोकस मिलेगा, तो 3/2, से a यूनिट्स आगे जाएंगे तो पॉइंट क्या आएगा 3,2, तो 3,2 फोकस है और पैराबोला कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन तो सीधा ही आ गया कि भाई लोकस ऑफ z इज पैराबोला, लेकिन अब जो ऑप्शन सी और डी है ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन है। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि आर्गुमेंट, अब देखो z1 और z2 के बारे में अगर हम फोकस करें तो z1 और z2 क्या है, z1 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन z2 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, मतलब दोनों के आर्गुमेंट्स का डिफरेंस कितना है, पाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 प्लस 2 आयोटा है क्या, यही पॉइंट है फोकस, तो 3 प्लस 2 आयोटा से इधर जाकर के हमें z1 मिलेगा अगर, तो अपोजिट साइड में जाके z2 मिलेगा, और बीच का एंगल कितना है क्योंकि पाई है, तो 3,2 से इधर गए, एक साइड में z1 और एक साइड में z2, तो z1 z2 क्या है, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z1 और z2 फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या अच्छा पार्ट क्या था, सी ऑप्शन में देखो क्या कहा गया कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस 2 आयोटा अपॉन और z2 माइनस 2 आयोटा। तो अगर मैं देखूं फिर से वही चीज, लेस देन और इक्वल टू π/2, तो जब भी कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कोई भी इनइक्वालिटी पे फोकस किया जाए तो हम हमेशा क्या करते हैं, इक्वालिटी देखते हैं कि इक्वालिटी कब आएगी। अगर मैं कहूं कि ये आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस 3 प्लस 2 z1 माइनस 2 आयोटा अपॉन z2 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू π/2 होता, तो इसका मतलब क्या होता कि 0,2 आयोटा का मतलब क्या हुआ 0,2, इस 0,2 से जब मैं z1 और z2 को ज्वाइन करता हूं तो बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर यहाँ पे भाई z1 और z2, ठीक है, ये एक तरीके से कॉर्ड इस पॉइंट पे अगर 90 डिग्री सबटेंड करती है तो इसको एज अ डायमीटर अगर मैं यूज करूंगा तो इस पॉइंट से होके पास करना चाहिए, ये सर्कल का पॉइंट होना चाहिए, तभी तो ऐसा हो सकता है कि सेमी सर्कल का एंगल यहाँ पे कितना हो 90 डिग्री हो। तो इक्वल टू π/2 अगर होता तो मुझे क्या सोचना रहता कि भाई ये पॉइंट सर्कल का है या नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, अगर एंगल 90 डिग्री से भी छोटा है तो इसका मतलब कि ये पॉइंट आउटसाइड सर्कल लाई करना चाहिए था। तो अब मैं कह रहा कि ये z1 z2 वाला जो कॉर्ड है, अगर मैं यहां से फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज को डायमीटर लेकर के अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये प्रॉपर्टी अपन पढ़ते थे पैराबोला के लिए कि अगर हम फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज को डायमीटर लेकर के कोई सर्कल बनाते हैं तो वो कहां से पास करता है, डायरेक्ट्रिक्स से पास करता है। और इस केस में अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब हम z1 z2 को एक्सट्रीमिटीज लेकर के सर्कल बनाएंगे तो इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, पार्ट कि ये वाली चीज क्या होगी, इस पॉइंट से होकर के पास करेगी।
तो अब मैं अगर Z1 Z2 लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, तो हमारा यहीं से आ गया डायरेक्टली कि इस पॉइंट पे हमारे पास कितना होगा, पाई बाई टू एंगल सबटेंड होगा हमेशा। Z1 और Z2 हम कोई सा भी लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ए और सी ऑप्शन इसके बाद आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट बचता है अपना डी वाला, जिसमें कहा गया है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो Z1 और Z2 के आर्गुमेंट्स का डिफरेंस कहा जा रहा है। तो अब ध्यान से देखना, Z1 और Z2 के आर्गुमेंट्स का डिफरेंस, तो Z1 और Z2 के आर्गुमेंट्स को मैं कैसे मेजर करूंगा भाई, Z1 को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, Z2 को भी मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा और देखूंगा कि बीच के एंगल 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऑफ कोर्स यहां से तुम कह सकते हो कि Z1 ओ Z2, अगर मैं कहूं Z1 ओ Z2 तो वो एंगल 90 डिग्री से कम ही होगा। इसका मतलब कि डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए और सी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। 5 पे अगर अपन जाएं तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये कुछ इस तरीके का कहा गया है कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ओरिजिन है, और एक पॉइंट पी है, वो मूविंग पॉइंट है। क्या कहा जा रहा है प्रॉपर्टीज उसकी कि इट इज क्लोजर टू, सेकंड पार्ट में पहले पढ़ रहा, इट इज क्लोजर टू ओरिजिन देन टू पॉइंट बी। तो कभी भी हम इस तरीके की इनइक्वालिटी के बारे में हम क्या बोलते हैं कि अगर इस तरीके की कोई भी कोऑर्डिनेट के टर्म्स में इनइक्वालिटी दी गई है तो सबसे पहले इक्वालिटी के बारे में सोचो। इक्वालिटी के बारे में जो सिचुएशन आएगी उसको इधर उधर शिफ्ट करके अपन डिस्कस कर लेंगे कि किस पोर्शन में इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं अगर सेकंड पोर्शन पे पहले बात कर लूं, क्या कहा गया कि इट इज क्लोजर टू ओरिजिन देन टू पॉइंट बी। तो मैं ओरिजिन और पॉइंट बी किसके क्लोजर है इसकी ये देखने की जगह पे मैं ये ट्राई करूंगा कि ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जो दोनों से इक्विडिस्टेंट होंगे। ठीक है, और उस इक्विडिस्टेंट वाले पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट करके मैं जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे पॉइंट जो कि ओरिजिन और बी दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, क्या मतलब हुआ, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यही होगा ना, x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, यही होगी उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मुझे क्या चाहिए, उसने कहा कि मुझे तो ऐसे पॉइंट चाहिए जो कि ओरिजिन के क्लोज हैं, तो मुझे इधर नहीं जाना, मुझे इधर ही रहना है, यही बात हो गई। तो इसका मतलब मैं इस x इक्वल टू 2 वाली लाइन से लेफ्ट साइड के पोर्शन की ही केवल बात कर रहा हूं। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुझे फर्स्ट पोर्शन में कि इट इज क्लोजर टू x एक्सिस देन टू लाइन OA। इस लाइन की खासियत क्या है, तुम सिंपली देख सकते हो कि ये x एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, 4,4√3 60 डिग्री एंगल बना रही है। अब मुझे अगर कहा जाता कि मुझे ऐसे पॉइंट चाहिए जो कि x इस वाली लाइन और OA लाइन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो मैं किसके बारे में सोचता, इनके एंगल बाइसेक्टर के बारे में। तो इनका एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो कि OA और x एक्सिस दोनों से कैसे हो, इक्विडिस्टेंट हो। तो अपन क्या सोचेंगे कि ये जो लाइन होगी जो इनका एंगुलर बाइसेक्टर हो, उस एंगुलर बाइसेक्टर को मैं सपोज B1 से मेंशन कर ले रहा हूं। तो B1 OB1 वाली लाइन इनफैक्ट कितने पे होगी, 30 डिग्री पे होगी, क्योंकि ये टोटल कितना था 60 था, तो उसका हाफ कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब ये तो इक्वालिटी की कंडीशन थी, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो पॉइंट्स हो वो x एक्सिस के क्लोज हो, मतलब मुझे इससे नीचे ही रहना है, ऊपर जाऊंगा तो x एक्सिस से दूर हो जाऊंगा, OA लाइन से क्लोज आ जाऊंगा। तो मुझे OB1 वाली लाइन से नीचे ही नीचे रहना था और x इक्वल टू 2 से लेफ्ट में ही रहना था, मतलब मेरा रिक्वायर्ड पोर्शन कितना हो गया, बस इतना। और इसका मतलब ये बीच की लेंथ कितनी थी 2, ठीक है, ये एंगल कितना था 30 डिग्री, तो 2 यहाँ पे, ये 30 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हमें एरिया मेंशन करने को कहा गया है। ये चीज कितनी है 2/√3, 2 tan 30 डिग्री। अब मुझसे पूछा गया कि एरिया ऑफ रीजन, तो एरिया ऑफ रीजन बहुत आसानी से बता सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ रीजन। सो एरिया। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्या गिवन है, तुम्हारे पास आई जे के 3 एक्सप्रेशंस हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो संयोग से के जो है वो तो चलो तुम्हारा ऐसा टर्म है जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स तो कैसे हैं, इसका हम सिंपली इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते। तो फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया, इसीलिए उसने तो बस ये कहा है ना कि हमें एक इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है कि कौन सा सबसे बड़ा होगा, सेकंड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या होगा, बस यही चीज पूछी गई है। तो तुम यहां से देख सकते हो सबसे पहले तो कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी हमें पता होती है 0 से π/2 वाले इंटरवल में, अगर हम कहें तो हमें पता होता है कि x और sin x के बीच हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है। हमें क्या पता होता है कि भाई x जो है अपना वो तो sin x से बड़ा होता है इस इंटरवल 0 से π/2 में। अगर x sin x से बड़ा होता है तो मेरा cos x कैसा आएगा,
ठीक है, क्योंकि मैं इंटरवल 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहा हूं, तो कॉस अगर मैं दोनों साइड ले लेता हूं तो कॉस कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इस इंटरवल में। अगर कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब जब मैं ये कॉस दोनों साइड बाहर से लगाऊंगा तो बीच की इनइक्वालिटी साइन क्या होगी, पलट जाएगी। तो कॉस ऑफ एक्स विल बी लेस देन कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर ये फंक्शन बड़ा है, ये फंक्शन छोटा है, तो ऑफ कोर्स इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इसके इंटीग्रेशन से ज्यादा होगा। अब cos ऑफ sin x का इंटीग्रेशन मतलब हम कह रहे हैं 0 से पाई बाई 2 cos x dx विल बी लेस देन इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos ऑफ sin x, ये चीज बोल रहे हैं हम। तो अब देखें हम किसको, इसमें किसको क्या बोला गया था, cos x किसको बोला गया था, k को, और यहां पे cos ऑफ sin x किसको बोला गया था, cos ऑफ sin x बोला गया था i को। तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि k कैसा होना चाहिए, लेस देन i होना चाहिए। ये चीज मेरे पास सबसे पहले क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें j को भी आपस में कंपेयर करना है, तो j के लिए हम क्या चीज यूज कर सकते हैं भाई, j के लिए तुम ऐसा कह सकते हो कि ये देखो यहां पे जब तुम्हारे पास साइन ऑफ cos x है, ठीक है, और अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं सपोज cos x से, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं क्या कि जब मैं cos x लूंगा, ठीक है, cos x फंक्शन की बात करूं और उसका मैं साइन ले लूं, ठीक है, cos x कहां गया 0 से 1 के बीच में, और उसका मैं साइन ले लूं तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करने जाता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई cos x तो मेरी जो वैल्यूज हैं वो बड़ी वैल्यू होंगी और मेरा जो साइन है वो कैसा होगा, छोटी वैल्यूज देगा। साइन ऑफ cos x कैसा होगा, छोटा होगा। भाई t है और एक sin t है, कौन सा बड़ा रहने वाला है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, यही चीज है ना। मैं cos x को थोड़ी देर t से कंपेयर करूं तो t लिखा है और sin t लिखा है, t तो बड़ा रहने वाला है, इसका मतलब अगेन इसका इंटीग्रेशन कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 0 से पाई बाई 2 cos x विल बी ग्रेटर देन 0 से पाई बाई 2 sin ओवर cos x, ठीक है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये टर्म कौन सी थी, j थी, और ये वाली टर्म कौन सी थी, ये टर्म k थी। तो k इज ग्रेटर देन j, ठीक है। अब हम ये इस बेसिस पे हम इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज क्या है, i है, उससे छोटा क्या है, k है, और उससे छोटा क्या है, j है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन ध्यान दो क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा गया है, इसलिए वी कैन गो विद ऑप्शंस बी, सी एंड डी व्हिच विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे sin रेज टू पावर nx dx, इसके इंटीग्रेशन के बारे में बात की गई है और इंटरवल कौन सा रखा गया है, 0 से पाई बाई 2। अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो भाई, आई मेरे पास मुझे पता है कि भाई मुझे 0 से पाई बाई 2 साइन n इज इक्वल टू 1 अगर मैं रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 से पाई बाई 2 sin x dx, मुझे पता है ऑफ कोर्स 1 ही आने वाला है। फिर मैं देखूं कि i2 sin स्क्वायर x मैं कर लूंगा इंटीग्रेशन, लेकिन मुझे i3 और i4 भी निकालना है, मुझे sin क्यूब और sin 4 इन सब के लिए भी इंटीग्रेशन करना है। तो बेहतर क्या है कि हम रिडक्शन फॉर्मूला इसका लिख लें, अगर याद हो तुम्हें तो सबसे अच्छी चीज है, और अगर नहीं याद है तो फिर हमें बहुत ज्यादा स्टेप्स भी नहीं लगते हैं यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए। रिडक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए हम यूज क्या करते हैं, यूज करते हैं हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। अब इसका किस तरीके से अप्लाई करते थे हम रिडक्शन फॉर्मूला निकालने को, तो इसको हम लिख देते थे 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर n माइनस 1x इंटू साइन x dx। अब किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मानना होगा, तो यहाँ पे सिंपल सी चॉइस है कि इसको मुझे फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता ही नहीं है। तो फिर मैं बाई पार्ट्स इसमें अप्लाई करता हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा साइन रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो साइन x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ cos x, और 0 से पाई बाई 2 रख दिया, माइनस अब आगे 0 से पाई बाई 2 पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, n माइनस 1 साइन n माइनस 2 इंटू कॉस, और इस साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x, ठीक है, dx, ठीक है, माइनस ऑफ cos x dx ये लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो मैंने साइन की जगह s यूज कर लिया और cos x की जगह पे c केवल यूज कर लिया है। तो अब पाई बाई 2 रखता हूं तो मेरे पास cos होने की वजह से ये टर्म 0 हो गई, 0 रखता हूं तो साइन होने की वजह से 0 हो गई, इसका मतलब ये टर्म कितनी हो गई, 0 के बराबर। तो इसको मैंने रिमूव ही कर दिया क्योंकि ये 0 है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, तो अपने पास आ गया n माइनस 1, आगे बचा मेरे पास क्या,
0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर n माइनस 2 कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर तो मुझे चाहिए ही नहीं था, कॉस स्क्वायर को मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग सम ट्रिक। तो बहुत आसान सी ट्रिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। कॉस स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर dx। तो यहां पे बन जाएगा n माइनस 1 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर n माइनस 2 माइनस साइन रेज टू पावर n dx। ये बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट n माइनस 1 i n माइनस 2 माइनस i, ये एक बार मैंने और लिख लिया n माइनस 1 i n, हियर इट वाज i n। इसको भी इधर ऐड कर लिया मैंने, तो मेरे पास कितना आ गया, n i n इज इक्वल टू n माइनस 1 i n माइनस 2। तो मेरे पास i n और i n माइनस 2 इनके बीच एक रेशियो आ गया, वो कितना है, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n है। इतना सही है। अब मैं, चूंकि मुझे पता है कि भाई i1 की वैल्यू कितनी रहती है, i1 की वैल्यू होती है अपने पास, चूंकि i1 का मतलब कितना होगा, 0 से पाई बाई 2 साइन x dx। तो ये तो पता ही है तुम्हें कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। बाकियों के बारे में बात करते हैं। तो i3 अगर मुझे निकालना होगा तो कितना आएगा, n की वैल्यू 3 रख दो, i3 अपॉन i1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, ये आ जाएगा। अब i1 तो मुझे पता है, i3 मैंने आसानी से निकाल लिया। फिर इसी तरीके से मैं i2 अगर निकाल लेता हूं, i2 का मतलब मुझे कितना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तुम आसानी से कर सकते हो, जो कि अपने पास पाई बाई 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये i1 i2 पता है। फिर मैं यहां पे n को 4 रख दूं, अगर मैं n को 4 रखता हूं अपने रिडक्शन फॉर्मूले में, तो मेरे पास क्या आएगा, i4 बाई i2 इज इक्वल टू 4 रखा तो इधर 3 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। तो मेरे पास i4 की भी वैल्यू पता हो गई। इस तरीके से हमारे पास i1 i2 i3 i4 सभी एक साथ अपने इस रिडक्शन फॉर्मूले से ही निकल करके आ गए। So we can go with options A, B, C and D. All. क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 10 कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रोबेबिलिटी का कह लो, कि 10 पैसेंजर्स हैं, उनको 20 डिफरेंट फ्लोर्स दिए गए हैं, उनमें से, ठीक है, उन पे ग्राउंड करना है और हमें ये इंश्योर करना है कि दे गेट आउट एट डिफरेंट फ्लोर्स। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, 20 चॉइसेस थी हर किसी बंदे के पास। मेरा जैसे 10 लोग हैं मान लो A1 से A10 तक, तो A1 के पास चॉइस है वो 20 में से किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है, A2 के पास भी चॉइस है कि वो 20 में से किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है, ठीक है। हम फेवरेबल कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल चॉइसेस की बात कर रहे हैं। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, पहले बंदे के पास 20 चॉइसेस, दूसरे बंदे के पास 20 चॉइसेस, तो इसका मतलब टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, 20 रेज टू पावर 10। तो टोटल कितने तरीके हो सकते थे, 20 रेज टू पावर 10। अब हम फेवरेबल पे आते हैं। फेवरेबल के लिए क्या कहा गया, हमें इंश्योर क्या करना था कि दे गेट आउट एट डिफरेंट फ्लोर्स। भाई 10 लोग हैं तो 10 लोग कितने फ्लोर पे अलग अलग निकलेंगे, 10 फ्लोर चाहिए ना उन्हें। भाई 1 से 20 तक के नंबर्स थे एक तरीके से कह लो, और उनमें से कोई 10 नंबर उन लोगों को चूज करने थे कि भाई मैं इस नंबर पे निकलूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, जो 20 नंबर उनके पास थे उनमें से कोई 10 नंबर मैं चूज कर लूं। तो 20 में से वो लोग क्या करेंगे, 10 नंबर चूज करेंगे कि भाई मुझे यहां निकलना है। और उन 10 नंबरों में उन 10 लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, जैसे मैंने कहा कि भाई लोगों को निकलना है 1 से 1 2 3 4 अप टू 10 पे। 10 लोग थे, किसी कोई कभी 1 पे निकलेगा, कोई कभी 1 पे निकलेगा, ठीक है। मान लो A1 जो है वो 1 पे निकलता है, A2 2 पे निकलता है, अगली बार A2 1 पे निकलता है, A1 2 पे निकलता है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि 20 फ्लोर्स हैं, 20 फ्लोर्स में से वो 10 फ्लोर सेलेक्ट करने चाहिए जिन पे उन 10 लोगों को बाहर निकलना है। तो उन 10 फ्लोर्स का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा, 20C10, ठीक है। अब वो 10 फ्लोर्स जब सेलेक्ट हो गए तो उन 10 फ्लोर्स पे 10 लोगों के निकलने के कितने तरीके होंगे अलग अलग, 10 फैक्टोरियल, क्योंकि हर फ्लोर पे एक ही बंदा निकल रहा है। तो 20C10 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब ऑप्शंस में इसी को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे मैं कहूं ए ऑप्शन तो इस सीधा खुद ही लिखा था, अब इसके बाद कहूं तो सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन भी यही है कि 20 से इसने क्या किया, यहाँ पे 20 को हटा दिया है और
बस यहाँ पे एक 20 की टर्म को हटा दें हमारे पास, तो ये लिखा हुआ था 20c10 10 फैक्टोरियल मतलब 20 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 20 रेज टू पावर 10। अब 20 से मैंने अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो इसी को सिंप्लीफाई करके उसने इस तरीके से लिख दिया ऑप्शन ए, ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो ये खुद था, ठीक है, सी ऑप्शन ये खुद हो गया, ये दो तो तुम्हारे पास डायरेक्टली आ गए। अब इसको हम चाहें तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड लेवल्स में भी देखे होंगे, 20 तक के टर्म्स लिखे गए हैं, तो इनको हम कैसे बांट सकते हैं, 1 2 3 है ना, अप टू 20 और डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल 20 रेज टू पावर 10। इनमें से मैंने ऑड वाले अलग कर लिए, इवन वाले अलग कर लिए, तो मैंने लिख लिया इसी को 1 3 5 अप टू कहां तक 19, और दूसरा मैंने ले लिया 2 4 6 अप टू 20। बचा कितना 10 फैक्टोरियल अपॉन 20 रेज टू पावर 10। 2 कितनी बार बाहर निकलेगा, यहां से 10 टर्म्स है, 10 ही बार बाहर निकलेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 3 5 अप टू 19। मेरे पास 2 कितनी बार बाहर निकला, 10 बार। कितना लिखा था 1 2 3 अप टू 10 मतलब 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 20 रेज टू पावर 10। तो 10 फैक्टोरियल मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, tan इनवर्स tan x। सबसे पहले क्या याद आया, t इनवर्स t वाली प्रॉपर्टी, हर जगह t इनवर्स t x के बराबर नहीं होता है। तो मुझे क्या याद रखना चाहिए, tan इनवर्स tan x को मैं कैसे डिफाइन करता था, एक ग्राफ बना लेता था। तो tan इनवर्स tan x को ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो tan इनवर्स tan x, चूंकि हमारे काम का इंटरवल कौन सा है, हम किस इंटरवल में बात कर रहे हैं, 0 से लेकर के 2 पाई में, तो हमें पता होता है कि भाई 0 से पाई बाई 2 में क्या बनने वाला है, x ही लेते हैं हम, और उसके बाद ये पाई बाई 2 तक का हो गया, और उसके बाद मैंने कहा कि फर्दर में जब आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 के इंटरवल में, ठीक है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के इंटरवल में मैं कुछ इस तरीके का बना लेता हूं, ये पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड रहता है। और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच जब जाऊंगा तो फिर से मेरे पास इस तरीके की चीज आ जानी चाहिए। ठीक है, 2 पाई को इंक्लूड अगर करना है क्या, नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे पास इतनी ही चीजें काम की हैं, 0 और 2 पाई भी इवन एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ये मेरे पास पाई हो गया, ये 0 और पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है, tan इनवर्स tan x का। इन लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, ये y इज इक्वल टू x, ये क्या होता है y इज इक्वल टू x माइनस पाई, और ये क्या होता है y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। अब मैं बात करता हूं कि जो एक्सप्रेशन लिखी गई थी 3x माइनस tan इनवर्स tan x, ये क्या है। तो जब मैं x 0 से पाई बाई 2 के बीच देखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, x तो ये लिखा हुआ है 2x, जबकि x मेरा कैसा है 0 से लेकर के पाई बाई 2 है। जब मैं आगे के इंटरवल पाई बाई 2 से लेकर के x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 की बात करूंगा तो मेरा क्या था tan इनवर्स tan x, x माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस x प्लस पाई, दैट मींस 2x प्लस पाई। फिर मैंने यहाँ पे x जब मैं ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 रख रहा हूं, ठीक है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक इनफैक्ट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x माइनस x प्लस 2 पाई, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 पाई। ये मेरे पास एक्सप्रेशन लिखे गए हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये एक्सप्रेशन जो है ये पाई से बड़ा होना चाहिए। तो भाई यहां सीधा पता चल रहा है, ये तो सिंपल लाइनें कहीं खींची जा रही हैं। 2x जब x 0 से पाई बाई 2 है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 जब x रखोगे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू अपनी क्रिएट करेगा पाई, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि हमें चाहिए था पाई से बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरवल अपने काम का नहीं रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, जब हम इस इंटरवल की बात करेंगे तो इस इंटरवल में भी देखो पाई बाई 2 पे सबसे छोटी वैल्यू लेगा, और वो सबसे छोटी वैल्यू भी कैसी है, पाई से बड़ी है। इसका मतलब ये सोल्यूशन में आएगा, और सिमिलरली ये भी देख सकते हैं कि ये वाला इंटरवल भी सोल्यूशन में आएगा। दैट मींस कि हम जा सकते हैं ऑप्शंस बी, सी और डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है, काफी गंदा सा दिखने वाला एक्सप्रेशन है, और इनकी लिमिट्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, वैसे ही दिखने में इतना खराब लग रहा है, ऊपर से n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो था ही, साथ में x और जोड़ दिया, तो ये इसका मतलब क्या होता है, डबल लिमिट्स।
ठीक है। और डबल लिमिट्स का जब भी क्वेश्चन होता है तो अपन क्या बोलते हैं कि हमें बस इतना समझ में आना चाहिए कि 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी टाइप का ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आने वाला है, और वो हमें लेकिन वहां देखना पड़ेगा कि हमारा बेस कैसा था, 1 से छोटा 1 से बड़ा या एग्जैक्ट 1। तो अगर 1 से छोटा था तो अपन क्या बोलते थे कि भाई बेस में अगर 1 से छोटा रहेगा और पावर इंफिनिटी है, ठीक है। ध्यान देना ये डबल लिमिट्स के लिए होता है, सिंपल लिमिट्स में ऐसा नहीं है। जब मैं n को वेरी कराता हूं तो यहाँ x फिक्स होता है, जब मैं x को फिक्स कराता हूं तो मेरा n x को वेरी कराता हूं तो n फिक्स हो जाता है, और वाइस वर्सा। तो अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे केसेस के लिए अपन क्या करते हैं कि बेस अगर मैं देखूं, जैसे इस क्वेश्चन की हेल्प से अगर मैं समझने का इसको ट्राई करूं, तो जब मैं x को 1 से छोटा रखूंगा, ठीक है बात, जब मैं x को 1 से छोटा रखूंगा तो मेरा x रेज़ टू पावर 2n कैसा आएगा, ठीक है। मेरा बेस क्या है यहाँ पे x, ठीक है, x स्क्वायर कह लो, x स्क्वायर रेज़ टू पावर n, ऐसी ही चीज लिखी हुई है ना, इसको मैं सिंपली x स्क्वायर रेज़ टू पावर n ऐसा बोल सकता हूं। जब x मेरा 1 से छोटा है तो मेरा बेस कैसा है, 0 से 1 के बीच, और उसकी पावर में इंफिनिटी, मतलब ये क्या कहां चला जाएगा, 0 की ओर, ठीक है। यही चीज मुझे देखनी होती है कि ये बेस मेरा कैसा था, पावर में इंफिनिटी लगा हुआ है। बेस अगर 1 से छोटा था तो इसका मतलब पावर इंफिनिटी लगने के बाद 0 बन जाएगा, एग्जैक्ट 1 था तो एग्जैक्ट 1 बनेगा, और 1 प्लस अगर होगा तो ये इंफिनिटी बना देगा। तो जब मैं 1 माइनस पे पहले बात करता हूं, 1 माइनस में क्या होगा, 1 माइनस में ये टर्म, चूंकि x स्क्वायर 0 से 1 के बीच है, रेज़ टू पावर इंफिनिटी लगा रहे हो, तो ये रिजल्ट क्या होगा, 0। तो ये टर्म तुम्हारे पास कैसी आ गई, 0 की ओर टेंड कर रही है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, अगर x की पावर 2n 0 को जा रहा है तो x की पावर 2n प्लस 1 भी किधर जाएगा, 0 को ही जाएगा। तो बात खत्म हो गई। ये दोनों टर्म्स तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कि नेग्लेक्ट हो गए। हमारे पास काम की चीज क्या बची, a ln 2 प्लस मॉड x डिवाइडेड बाई a। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो आंसर आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, ln 2 प्लस मॉड x। तो आंसर कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ln 3। अब 1 प्लस पे बात करते हैं। जब 1 प्लस पे बात करेंगे, अब मुझे क्या याद आएगा कि ये तो 1 से बड़ा हो गया बेस, रेज़ टू पावर इंफिनिटी है, तो इसका मतलब अब इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यही दोनों तो डोमिनेट करेंगे। अब जब ये दोनों डोमिनेटिंग टर्म हुए तो ये ए वाले दोनों टर्म्स क्या हो गए, नेग्लेक्ट हो गए। बचा हमारे पास क्या, माइनस बी प्लस बी, ठीक है, एक माइनस साइन बचेगा, और क्या आएगा, ln 4 माइनस मॉड x डिवाइडेड बाई x, यही आएगा। जब मैं x को 1 की ओर टेंड कराऊंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस ln 3। दैट मींस कि 1 माइनस 1 प्लस बराबर नहीं है, सो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर -1 पे आते हैं। अब जब -1 के बारे में देखें, जब -1 माइनस की बात कर रहा हूं, तो जब मेरा x -1 से छोटा है, -1 से छोटा मतलब ध्यान देना, -1 से छोटा का मतलब क्या होता है, -1.1, इस तरीके की चीज है। तो अगर ये x मेरा 1 से छोटा है तो x स्क्वायर मेरा कैसा है, 1 से बड़ा, और उसकी पावर में अगर इंफिनिटी जाएगा तो इसका मतलब ये तो इंफिनिटी निकल गया। मतलब फिर से मुझे यहाँ इन दोनों को नेग्लेक्ट करना चाहिए, ये दोनों क्या होंगे, डोमिनेट करेंगे। इसका मतलब फिर से क्या आएगा, माइनस ln 4 माइनस मॉड x डिवाइडेड बाई x। और जब मैं x को -1 रखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, ln 3। जब मैं -1 प्लस पे देखता हूं तो -1 से जस्ट बड़ा, मतलब क्या हुआ, -0.99, ऐसा कुछ। अब अगर x मेरा -1 से कुछ बड़ा है तो x स्क्वायर कैसा आएगा, 1 से छोटा, और अगर x स्क्वायर 1 से छोटा है तो फिर वही पुरानी चीज कि 1 से छोटा बेस की पावर में इंफिनिटी, मतलब ये दोनों निकल गए 0 की ओर। काम के क्या बचे, ये a वाले टर्म्स, जहां a और a कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा ln 2 प्लस मॉड x, जो कि कितना देगा हमें, x टेंडिंग टू -1 पे ln 3। तो हम कह सकते हैं कि -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन +1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। वी कैन गो विद ऑप्शंस बी एंड सी। नंबर 11 में कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा है और कहा जा रहा है कि gx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। भाई डिफरेंशिएबल बोल ही दिया है, कंटिन्यूअस होगा ही फिर। तो अगर gx कंटिन्यूअस है, x माइनस अल्फा कंटिन्यूअस, ये भी f अल्फा एक कांस्टेंट, तो बात कैसी हुई, सब कुछ कंटिन्यूअस दिख रहा है, सब कुछ कंटिन्यूअस है यहाँ पे। तो अगर सब कुछ कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि fx फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो fx इवन अगर हम कहें कि a और c तो दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है भाई, हर जगह ही कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। fx थ्रू आउट
कंटिन्यूअस होगा। फिर अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, नेक्स्ट बात करनी थी। तो भाई डिफरेंशिएबिलिटी तो देखो यहीं से क्लियर हो जा रही है, fx माइनस एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। इससे आसान डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सप्रेशन क्वेश्चन में लिख करके तो शायद कम ही मिले। तो fx माइनस एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू gx। अब मैं अगर दोनों साइड लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा लगा देता हूं तो यहाँ पे fx माइनस एफ अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा दैट मींस लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा gx, ऐसा कुछ बन गया। अब चूंकि gx तो कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल दिया है, कंटिन्यूअस था ही, तो इसका मतलब ये चीज क्या होगी, g अल्फा के बराबर होगी। ये हो गया g अल्फा, ठीक है। और इधर से क्या होगा, चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है ही, तो इसका मतलब अल्फा प्लस या अल्फा माइनस की बात करूं तो ये RHD LHD ही लिखा हुआ है और वो इस कांस्टेंट g अल्फा के बराबर आना चाहिए। दैट मींस हियर इट इज आल्सो f डैश अल्फा। तो इसका मतलब कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू अल्फा पे डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल ही नहीं f डैश अल्फा g अल्फा के बराबर भी है। तो ऑप्शंस A, B, C और D चारों ही करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 फिर से प्रोबेबिलिटी से है क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, एक कॉइन है उसको n टाइम्स टॉस किया गया है। ए ऑप्शन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अपने को टेल्स चाहिए। एक बार कहा जा रहा है एन ऑड है एन इवन है, तो वो सारी चीजें अपन बाद में देख लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो इस तरीके के क्वेश्चंस तुम करते हो कि 7 टाइम्स हमने टॉस किया किसी कॉइन को और हमारे पास 5 हेड आने चाहिए और 2 टेल आने चाहिए, तो इस तरीके की चीजें हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, ठीक है। 7 एक छोटा नंबर है, अगर मैं बड़ा नंबर भी ले लूं तो इस तरीके की चीजें अपन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं टेल आने को सक्सेस मानता हूं, ठीक है भाई, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NCR P रेज टू पावर R Q रेज टू पावर N माइनस R। P सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी, Q अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, एंड N is number of times the experiment is performed. R is number of success, N minus R is of course number of being unsuccessful. तो अब मेरे पास अगर मैं टेल को सक्सेस मानता हूं तो टेल एक बार में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। और मैं कह रहा हूं कि मुझे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टेल चाहिए। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, या तो मुझे एक बार टेल चाहिए, या तो 3 बार चाहिए, या तो 5 बार चाहिए, 7 बार चाहिए, यही एक सीरीज में बनाना चाहूंगा। तो अगर मुझे एग्जैक्टली 1 टेल चाहिए, एग्जैक्टली 1 टेल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, NC1 मेरा सक्सेस मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक एक्सपेरिमेंट में कितनी थी, हाफ रेज टू पावर 1 हाफ रेज टू पावर n माइनस 1, सो NC1 हाफ रेज टू पावर n। ये एग्जैक्टली एक टेल की हुई। 3 टेल की कितनी होगी, 3 टेल की हो जाएगी NC3 हाफ रेज टू पावर n, और इसी तरीके से 5 टेल की NC5 हाफ रेज टू पावर n, और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाएगा। अगर मुझे टेल चाहिए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो मैं इनमें से कोई सा भी ले सकता हूं, और 3t और 5t ऐसा करके रखूंगा ना। 5t का भी मैं लिख देता हूं कि 5 टेल्स के लिए मेरे पास क्या आएगा, NC5 हाफ रेज टू पावर n, ठीक है। ऐसे ही करके मेरे पास सीक्वेंस चलता जाएगा। तो अगर मुझे टेल चाहिए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो मुझे क्या करना चाहिए, सारी चीजें और से जुड़ी हुई हैं, सबको ऐड करना चाहिए। तो ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इस पूरी सीरीज NC1 हाफ की पावर n, NC3 हाफ की पावर n और इस तरीके की सीरीज का सम। तो सम कितना होगा, हाफ की पावर n तो कॉमन हो गया, कोई बड़ी बात है नहीं, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, ठीक है। अब ये देखी सी सीरीज है बाइनोमियल थ्योरम में, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम बी पे जाते हैं। बी में क्या कहा गया है, अब कहा जा रहा है कि टेल, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार कहा जा रहा है n ऑड है, सॉरी पहले ऑप्शन में n ऑड था, दूसरे में इवन है, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, कुछ भी हो ये तो हमेशा ही ये 2 रेज टू पावर n माइनस 1 होगा, इररिस्पेक्टिव कि यहाँ 12 लिखा है या 13 लिखा है। तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट हैं, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं, सी और डी ऑप्शंस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस नो टेल। तो अब हम सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। सी ऑप्शन में क्या है, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल को लिखने का मेरा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, ठीक है।
तो 1 माइनस नो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहीं से देख लो। अब मैं जैसे मैं 1 टेल लिख रहा था, मैं 0 टेल लिख लेता हूं। तो NC0 हाफ रेज टू पावर n, यही होगा ना। और ये चीज मुझे कही जा रही है कि ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए मोर देन 0.99, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो इसका मतलब हाफ रेज टू पावर n मेरा कैसा होना चाहिए, लेस देन 1/100। और हाफ रेज टू पावर n 1/100 से छोटा कब होगा, मिनिमम यहाँ n की कौन सी इंटीजर वैल्यू लगेगी, तो n इज इक्वल टू 7। तो अगर हम कहें कि n इज इक्वल टू 7 पे और n इज इक्वल टू 8 पे, दोनों ही टाइम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए आंसर्स ए बी तो पहले ही थे, सी डी भी हो गए, ए बी सी डी ऑल 4 आर करेक्ट। 13 यहाँ tan इनवर्स के फॉर्म में एक समेशन दिया गया है, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इस तरीके के क्वेश्चंस काफी सारे करते हैं। क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, डिनोमिनेटर से 1 अलग करो, ठीक है। सबसे पहला काम ये रहता है, डिनोमिनेटर से 1 अलग किया, तो डिनोमिनेटर से 1 अलग करने के बाद क्या बचेगा, 1 प्लस n रेज टू पावर 4 प्लस 4, ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो टर्म यहाँ पे दिख रही है 1 के अलावा, उसके दो ऐसे फैक्टर्स करो जिसका डिफरेंस ऊपर आना चाहिए। तो n रेज टू पावर 4 प्लस 4, इसके फैक्टर्स सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं। तो tan इनवर्स 4 अपॉन 1 प्लस, इसके दो फैक्टर्स करोगे क्या आ जाएंगे, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 और n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, ऐसा है। 4n स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन गए। और तुम एक चीज ये भी देख सकते हो कि इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ था। तो क्या आ गया, हमारे पास यही स्टेप्स होते थे, पहले डिनोमिनेटर से 1 अलग करो, अलग किया, जो बचा उसके दो ऐसे फैक्टर्स करो जिसका डिफरेंस ऊपर बन जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो टर्म्स बन गए जिनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। तो ये चीज लिखी हुई थी समेशन ओवर tan इनवर्स, ठीक है। बल्कि मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं कि tan इनवर्स कितना आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2। ये मेरा क्या हुआ, tn हुआ, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखो तो ये क्या है, अब कैंसिलेशन तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन एक टर्म के डिफरेंस पे होगी। जैसे यहाँ पे देखो t1 अगर तुम लिखते हो, n मेरा स्टार्ट करना था मुझे 1 से इंफिनिटी तक जाना है, तो क्या प्रोसेस होगा, n इक्वल टू 1 रखा, tan इनवर्स 1 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 5 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 2 प्लस 2 1, ठीक है। इसी तरीके से t2 रखोगे कितना आएगा, n इक्वल टू 2 मतलब 4 प्लस 2 मतलब 10 माइनस tan इनवर्स 4 प्लस 2 6 माइनस 4 दैट मींस 2। अभी भी देखो कैंसिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, यही चीज मैंने कहा था कि एक के गैप के बाद कैंसिलेशन स्टार्ट होगा। t3 जब n इक्वल टू 3 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज tan इनवर्स 17, जबकि दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 6 और प्लस 2 दैट मींस 5। अब देखो यहां से कैंसिलेशन तुम्हारी स्टार्ट हो गई और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो जब हम Sn निकालेंगे, ठीक है, इंफिनिटी तक निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, पहले n टर्म्स का सम निकालते हैं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी डाल देते हैं। तो Sn जब हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा भाई, अगर मेरे पास यहां देखो, मेरे पास फर्स्ट थर्ड से कैंसिलेशन स्टार्ट कर रहा है, दैट मींस मेरे पास लास्ट में दो टर्म्स इधर बची रह जाएंगी और इधर ये दो टर्म्स बची हुई हैं ही। तो लास्ट की जो दो टर्म्स बचेंगी वो कैसी होंगी, ठीक है। जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी आएगा तो दोनों tan इनवर्स के आर्गुमेंट में इंफिनिटी इंफिनिटी ही बनाएंगे, तो इसको डायरेक्टली हटा करके तुम लिख सकते हो कि दोनों π/2 को टेंड करेंगे। लास्ट के दो टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, यहाँ पे दो टर्म्स बचे हैं, वैसे ही लास्ट में इधर भी दो टर्म्स बचेंगे और दोनों चूंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो π/2 और π/2 को टेंड करेंगे। माइनस कर दिया मैंने tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 2, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, पाई माइनस π/4, 3π/4 माइनस tan इनवर्स 2। और इसका मतलब कि हम ऑप्शंस बी, सी और डी के साथ जा सकते हैं। अगर तुम चाहो तो यहां से tan इनवर्स 1 और 2 को क्लब करके tan इनवर्स 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बी, सी, डी आर करेक्ट ऑप्शंस। में जाएं तो अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि ये तो थियरी 50 बार लिखी जाती है और हमें कुछ भी क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए गणित में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोगों को मिलते हैं कि बहुत आसानी से बिना कुछ लिखे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे 0 है। अब भाई सी के बारे में कमेंट करो कि वो
मैक्सिमा मिनिमा बनाएगा क्या? एक्सट्रीमा क्या होता है? मैक्सिमा या फिर मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स को कंबाइंडली हम एक्सट्रीमा कहते हैं। तो अब मुझसे क्या कहा जा रहा है कि एफ लोकल एक्सट्रीमा है क्या? भाई कुछ तो नॉन जीरो के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। अगर मुझे कुछ भी बता दिया गया होता कि ये फिफ्थ, चलो फिफ्थ तक जीरो है लेकिन सिक्स्थ नॉन जीरो है, तो मैं कुछ भी कह लेता। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में हमने लिखा होगा जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह में मैक्सिमा मिनिमा में, कि हम जरूरी तो है नहीं कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकंड डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ही हम डायरेक्टली पता कर पाए कि मैक्सिमा और मिनिमा कौन सा आ रहा है, हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के भी यूज करना होता है। सही है बात? तो उसी कंसेप्ट के बेसिस पे अगर हम कहें कि जब तक हमें कोई नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं मिल जाती है तब तक तो हम कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ पे जाकर के कुछ भी नॉन जीरो क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई, इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सफिशिएंट ही नहीं है मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कमेंट करने के लिए। मेरे पास अगर दे दिया गया होता कि भाई सिक्स्थ वाला मेरा नॉन जीरो आ जाता है, पहली बार मुझे सिक्स डिफरेंशिएशन नॉन जीरो मिलता है, तो मैं कमेंट कर लेता। ठीक है, मुझे पता चल जाता कि मुझे 6 तक चलो जीरो आता है, 7th डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आता है, तो भी मैं कमेंट कर लेता। लेकिन मैं इसके बारे में तो बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बेसिस पे तुम कुछ भी नहीं कह सकते हो। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनानी है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनानी है, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कितनी बनेंगी? सबसे पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं? जिनका ये प्रॉपर्टी अपन क्या लिखते हैं? स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी कह लो, डेफिनेशन कह लो, E ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A होना चाहिए। इसका डायगोनल एलिमेंट कितना होता है? 0 होता है। जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी 0 होने चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मुझे यहाँ पे तो पक्का है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए 3x3 की मैट्रिक्स में अगर बात करूं तो ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स 0 चाहिए ही चाहिए। बाकी मेरे पास बचता है ये 3 प्लेस। अगर मैं यहाँ 2 डालता हूं तो यहाँ -2 डालना पड़ेगा, यहाँ 1 डालता हूं तो उसके अपोजिट इधर -1 डालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का केस रहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। अब मेरे पास जो गिवन टर्म्स हैं -1, 0, 1 और 2, उससे मैं कितनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बना सकता हूं? मेरा ये क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन ए में। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले तो फिक्स कर दिया, आप तो मेरे पास चॉइस ही नहीं थी, मुझे ये तीनों प्लेसेस को तो 0 देना ही पड़ेगा। फिर मैं इस प्लेस पे आया। इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? कुछ भी भर दूं मैं चाहूं यहाँ पे -1 भर दूं, मैं चाहूं 1 भर दूं, मैं चाहूं 2 भर दूं। मैं एक साइड के ही एलिमेंट्स भरूंगा ना, क्योंकि जब मैं यहाँ -1 भरूंगा तो अपने आप यहाँ पे मेरा 1 फिक्स हो चुका होगा। जब मैं यहाँ 2 भरूंगा अगर, तो इधर अपने आप -2 फिक्स हो चुका होगा। मुझे इधर की ही चिंता करनी चाहिए। जब इधर की चीजें फिल हो जाएंगी तो इधर तो अपने पास कोई खास चॉइस बचेगी नहीं, इधर की वैल्यूज इनफैक्ट अपने आप भर जाएंगी। तो मुझे इन 3 प्लेसेस की टेंशन लेनी है। अब इस प्लेस के बारे में बात करें, इस प्लेस में हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो हमारे पास -1 और 1 यही सिर्फ दे सकता हूं मैं, 2 तो भर नहीं सकता, क्योंकि 2 अगर मैं यहां भरूंगा तो इधर मुझे -2 चाहिए और -2 तो यूज करना ही नहीं था। इसका मतलब इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, 0, 1 और -1। तो इस प्लेस को भरने के मेरे पास 3 ऑप्शन, इस प्लेस के लिए भी वही तीनों ऑप्शंस, यहाँ पे भी वही तीनों ऑप्शंस, मतलब 27 इधर हो गए। इधर तो फिक्स करने का एक ही तरीका होगा करस्पॉन्डिंगली, तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएंगी? 27 आ जाएंगी। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी में बात करें तो वो तो साफ इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन पे आते हैं। अब मुझे इन्हीं एलिमेंट से सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनानी है। अब सिमेट्रिक में क्या होता है? ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ी चॉइस मिल गई मुझे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए भी, कि मैं यहाँ पे भी कुछ भी भर सकता हूँ। पिछली बार तो डेफिनेशन से ही फिक्स हो गया था भाई 0 ही डालना है यहाँ पे, लेकिन जब मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास इन तीनों प्लेसेस के लिए भी, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए भी चॉइसेस हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। तो अब मैं यहाँ पे भरने के मेरे पास -1, 0, 1 और 2 चारों हैं, तो मैं इस प्लेस को भर सकता हूँ 4 तरीके से, इसको भी 4 तरीके से, इसको भी 4 तरीके से। तो डायगोनल एलिमेंट्स ही भरने के कितने तरीके हो गए? 4 × 4 × 4, 64 तरीके तो अभी डायगोनल के लिए मिले। अभी तो बाकी बचे हुए हैं। यहाँ पे इन तीनों प्लेसेस को मुझे अभी भरना बचा हुआ था। ठीक है, तो अब इस प्लेस पे मैं आता हूं। जैसे पिछली बार तो मैंने 2 को सीधा रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि 2 के लिए मुझे इधर चाहिए था -2 और -2 मेरे पास था नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो अब मैं कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जब यहाँ 2 डालूंगा तो इधर भी मुझे 2 ही चाहिए, यहाँ -1 डालूंगा तो इधर भी मुझे -1 ही चाहिए। मतलब इधर मैं 2 को अब यूज कर सकता हूं इन तीनों एलिमेंट्स में।
तो मेरे पास फिर से इस प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे भाई? इस प्लेस को भरने के लिए भी मेरे पास 4 ही तरीके बचेंगे, यहाँ पे भी 4 ही तरीके बचेंगे, यहाँ पे भी 4 ही तरीके बचेंगे। तो टोटल कितने हो गए? हर ये 6 प्लेसेस एक तरीके से हमने डिसाइड किए, हर प्लेस के लिए 4-4 ऑप्शंस, तो टोटल हो गया हमारे पास डायरेक्टली कह लो 4⁶। सो C and D both are also incorrect, only option A is correct। नंबर 16 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि y is equal to x sin x और उसके इनवर्स, ठीक है, उनके बीच का एरिया बाउंडेड निकालना है फॉर इंटरवल 0 से π/2। तो x sin x का वैसे हमने नोट्स में करो बनाया भी है। क्या होता है, 0 पे y is equal to x पे ही रहेगा और π/2 पे फिर से y is equal to x पे पहुंच जाएगा, ठीक है। थ्रू आउट बीच में 0 से π/2 के जस्ट नीचे नीचे रहेगा। शायद थोड़ा सा यहाँ पे देखना मुश्किल हो, बट तुम ये ऐसा देख सकते हो, नोट्स वगैरह में भी हमने क्लियर इसको बनाया हुआ है। तो 0 से π/2 के बीच y is equal to x sin x का हमने करो बनाया। लेकिन जब मैं इसका इनवर्स बनाऊंगा तो क्या करना है मुझे? बस मुझे इसकी मिरर इमेज ही तो लेनी है, ठीक है। y is equal to x में मिरर इमेज ही तो होती है f इनवर्स x, इस कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना था। इन दोनों के बीच का एरिया का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं x और x sin x इनके बीच का एरिया निकाल लूं, बस इतना ही। और उतना ही तो फिर से इधर भी आएगा, y is equal to x और x sin x के बीच में जितना एरिया इधर आएगा उतना ही एरिया ऊपर की ओर आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि एक्चुअल एरिया कितना हुआ? मैं कहूंगा 0 से π/2 ऊपर क्या है, x माइनस sin x, सॉरी x माइनस x sin x dx। ये पोर्शन हुआ जो कि इनफैक्ट इतने पोर्शन में आया, y is equal to x और y is equal to x sin x के बीच में। उतना ही ऊपर भी चाहिए था, तो कितना हो गया, ट्वाइस। तो यहां से 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 x माइनस x sin x, इसको हम इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहां से अपने पास कहा जा रहा है कि एरिया बाउंडेड कितना होगा, तो बस इतना ही कहा गया है कि इसको फर्दर x sin x को इंटीग्रेट करना है। x sin x को इंटीग्रेट करना पता ही है कि बाय पार्ट्स लगा करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आंसर भी तुम्हारा 2 के बराबर आ जाता है इंटीजर पार्ट ऑफ 6 के। नंबर 17 में देखते हैं कि इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है और ये सिंप्लीफाई करना है लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए। तो सबसे पहले समेशन ओवर r, ये सबसे आसान सी टर्म है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। समेशन ओवर r का मतलब कितना है, n+1/2। तो इसको मैं यहीं पे हटा देता हूं, n × n+1/2 और 2 इधर 4 को कट कर देगा। तो अब मेरे पास नीचे बचा n²। अगर लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी का कोई नॉन जीरो आंसर आना है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि ऊपर भी n² का कुछ कोफिशिएंट हो। तो खैर ऊपर क्या टर्म आएगी उसके बारे में अपन सोचते हैं। तो ऊपर जो हमें चीज देखी गई है 1/√r का समेशन। अब 1/√r का समेशन तो अपने को पता ही नहीं है, ना ही हमें √r का समेशन पता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि इसको भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आपस में, ठीक है, क्योंकि यहां से जो टर्म निकल करके आएगी वो क्या होगी, n की टर्म होगी। और अगर हम फर्दर समेशन करेंगे तो वो n की जो टर्म होगी वो कैसा होगा, एक कांस्टेंट के तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। मैं इस पार्ट की सिर्फ बात कर रहा हूं, इतने पार्ट का आंसर क्या आएगा, कुछ n का टर्म होगा। और देख सकते हो अगला जो समेशन होने वाला है उसमें लिमिट जो है r पे है, n थोड़ी ना बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे ये वैल्यू निकाल लेनी चाहिए और इसको एक कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मान लेता हूं मैं कि वो कांस्टेंट कितना आ गया, p आ गया सपोज। अब ये वैल्यू अगर p है तो p√r का जब मैं समेशन करूंगा तो p तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, समेशन मेरा किस पे लग जाएगा, √r पे। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो ये चीज क्या बन गई भाई, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट अपना अलग गया और फर्दर बाकी समेशन किस पे लग गया, √r पे। तो √r का समेशन होगा 1 से लेके 2n तक और दूसरा 1/√r का समेशन होगा 1 से लेकर के 2n तक और डिवाइडेड बाई 2n n+1 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो ये समेशन करने का तो अपने को आइडिया ही नहीं है, सीक्वेंस सीरीज से तो ऐसे समेशन होते ही नहीं। तो अपन क्या करें, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला टॉपिक। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपन ट्राई करते हैं कि भाई हर जगह 1/n और फंक्शन ऑफ r/n बन जाए। r/n को अपन x मान लेंगे, 1/n को dx मान लेंगे, ठीक है, अपना काम सॉल्व हो जाएगा। तो इसी मेथड पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अपन कहें कि चलो यहाँ पे मेरे पास n² तो अवेलेबल है ना, डिनोमिनेटर में n² अवेलेबल है। तो अगर मैं
एक 1/n यहाँ पे लगा देता हूं, 1 नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, ठीक है, n स्क्वायर जो नीचे था, इनफैक्ट ऐसा कह लो कि n स्क्वायर से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड करना चाहा, तो एक 1/n मैंने अलग कर दिया और साथ में अंडर रूट r, r इज इक्वल टू 1 से 2n ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। और साथ में एक और बात, समेशन यहां पे भी 1/n r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2n 1/अंडर रूट r ऐसा कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो n स्क्वायर तो यहीं पे आ गया, ठीक है, n स्क्वायर मैंने ऊपर डिवाइड किया था, एक 1/n यहाँ, एक 1/n यहाँ पे लिख दिया, और नीचे हमारे पास कितना बचेगा, 2 इंटू n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1/n। अब इस चीज को अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ पे तो अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, 1/n तो बन गया लेकिन यहाँ r/n नहीं है, तो अगर मैं r/n बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट n, और अंडर रूट n अगर मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे भी मैंने क्या किया, कांस्टेंट ही है ना n, तो अगर मैंने यहां रूट n से डिवाइड किया है तो मुझे यहां क्या करना चाहिए, रूट n से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और रूट n से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये चीज कितनी बन गई, ये बन गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ओवर रूट x dx, कहां से कहां तक, 0 से 2। अगला ये वाला क्वेश्चन क्या बन गया, 0 से 2 1/√x dx, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2 1 प्लस 1/n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी था, ये खत्म हो गया, बचा कितना, 2, तो √x dx 0 से 2 1/√x 0 से 2 और डिवाइडेड बाय 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट के लिए। 18 देखें, डोमेन का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, डोमेन क्वेश्चन आसान ही रहते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ सम इंटीजर पार्ट दिया गया है और उसके लिए कहा जा रहा है डोमेन निकालना है, तो कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में क्या जा सकता है, कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में बस -1 से 1 के बीच की चीजें जा सकती हैं, दैट मींस कि इंटीजर पार्ट ऑफ 3x² - 7x + 8 अपॉन x² + 1, ये जो टर्म है तुम्हारी, ये कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए तुम्हारी -1 और 1 के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वांटिटी अगर -1 और 1 के बीच है, इसका मतलब अगर मैं इंटीजर पार्ट को हटाऊंगा, अंदर वाली चीज क्या चाहिए मुझे, अंदर वाली चीज अगर मेरी -1 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, -1 से छोटी होगी, अगर ये क्वांटिटी अगर -1 से छोटी होगी तो इंटीजर पार्ट आउटकम क्या देगा, -2, वो मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 3x² - 7x + 8 अपॉन x² + 1, ठीक है। ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है भाई, 2 से जस्ट छोटा हो सकता है, ये चीज 2 से जस्ट छोटी हुई तो इंटीजर पार्ट 1 मिल जाएगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। -1 के बराबर पहुंचने के लिए इसको क्या चाहिए, तो ये क्वांटिटी अगर -1 तक भी चली जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, -1 से छोटी होगी तो इंटीजर पार्ट में दिक्कत हो जाएगी, -2 आने लगेगा। तो मेरा ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन था वो -1 और 2 के बीच लाई करना चाहिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, x² + 1 कोई खास दिक्कत नहीं है अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहां से -x² - 1 3x² - 7x + 8 लेस देन 2x² + 2, ठीक है। अब यहां से दो इनइक्वालिटीज फॉर्म हो गई, एक अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करें तो यहां से कितना आ गया, 4x² और -7x + 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहां से अगर मैं देखूं तो इसको मैं कह सकता हूं कितना आ गया, x² - 7x + 6 लेस देन 0। इसका देखो यहाँ पे d तो कैसा है, निगेटिव है, इसका मतलब ये तो हमेशा ही करेक्ट होगा, ये इनइक्वालिटी x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है। जबकि इस पार्ट में देखो तो x बिलोंग्स टू 1 से 6 आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 से 6, दैट मींस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा a + b पूछा गया है 7। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, हमारे पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है और इस हाइपरबोला की इक्वेशन में कहा जा रहा है कि हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसे पॉइंट्स चाहते हैं जो जहां से हम दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करें जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां से ड्रॉ होते हैं, बिल्कुल जो डायरेक्टर सर्कल के पॉइंट्स होते हैं वहीं से। तो डायरेक्टर सर्कल इस हाइपरबोला के लिए कितना आएगा, x² + y² इज इक्वल टू a² - b², दैट मींस 4।
ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भाई सिंपल सी बात है, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लूंगा, वहां से मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि ये खुद क्या है, डायरेक्टर सर्कल है। अब कहा जा रहा है कि एच के पॉइंट कैसे हैं, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और यहां से मतलब इस पे लाई करने वाले हमें इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो इस पे लाई करने वाले इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, देख सकते हो डायरेक्ट सर्कल से ही कि क्या क्या चाहिए होगा तुम्हें, 2,0 चाहिए होगा, यहाँ पे 0,2, -2,0 और 0,-2। बस यही चीजें पॉसिबल होंगी, क्योंकि 1 के बारे में अगर मैं सोचूं तो 1,√3 वगैरह आएगा, तो वो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट तो नहीं हुआ। तो h प्लस के कितनी वैल्यूज ले रहा है, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, 2। सो द करेक्ट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 20, ये एक्सप्रेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरीके से दी गई है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर साफ साफ दिख रहा होगा। तो अब इसका अगर हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले अपन क्या देख सकते हैं कि अगर मैं y की पावर 3 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे y की पावर -2 आ जाएगा और यहाँ पे y की पावर -3 आ जाएगा। मतलब मैं फिर डिफरेंशिएशन वाली चीज का यूज कर सकता हूँ, y की पावर -2 को, ठीक है, यहाँ पे t मान लूंगा और फिर y की पावर -3 dt का टर्म फॉर्म कर लेगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं कि ये dy by dx into x minus 1 plus y is equal to x into x minus 1 y क्यूब। क्या किया मैंने, dx से एक तरीके से कह लो क्रूड लैंग्वेज में कि हमने डिवाइड कर लिया। अब y क्यूब से अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, y रेज टू पावर -3 और यहां पे कितना बचेगा, 1 by y स्क्वायर, यही आएगा। y क्यूब को मैंने इधर से भी रिमूव कर दिया। तो अब क्या चीज आ गई, 1 by y स्क्वायर को मैं t मान लेता हूं, ठीक है। तो dt by dx कितना हुआ, dt by dx हो गया तुम्हारा -2 अपॉन y क्यूब dy by dx, इतना हो गया dt by dx। अब मुझे क्या चाहिए था, 1 by y क्यूब dy by dx चाहिए था। 1 by y क्यूब dy by dx कितना होगा, -12 dt by dx, यही तो होगा, ठीक है। प्लस एक x -1 की टर्म और भी थी, उसको भी लिख लिया, प्लस 1 by y स्क्वायर जिसको मैं t मान चुका हूं इज इक्वल टू x इंटू x -1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई dt by dx इंटू x -1 माइनस 2t इज इक्वल टू -2 इंटू x -1, कुछ इस तरीके की टर्म आ गई। अब तुम चाहो तो यहां से x -1 को भी चाहो तो यहां से हटा सकते हो, x -1 भी हटा लेते हैं, यहाँ पर x -1 से इनफैक्ट डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना बन जाएगा, dt by dx माइनस 2t अपॉन x -1 इज इक्वल टू -2x। ये चीज लिखी हुई है, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। t यहाँ पे है, t यहाँ पे है, ये x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है। तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx, यही होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन। p कितना है, -2 अपॉन x -1, -2 अपॉन x -1, तो ये कितना लिखा हुआ है, -2 ln x -1, इतनी चीज लिखी हुई है। -2 को मैंने इधर लगा दिया तो ये लिखा हुआ था x -1 रेज टू पावर -2, मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 अपॉन x -1 होल स्क्वायर। और सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन हो जाता है अपने पास y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if। ये तो सॉल्यूशन नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, y की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, t यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं t भी बना लेता हूँ, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if। t की जगह मैं क्या रख दूंगा, t की जगह मैंने माना क्या था, y रेज टू पावर -2, तो y रेज टू पावर -2 और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने इसको रख दिया x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, मेरे पास कितना था, तो q मेरे पास था -2x और इंटू if मेरा कितना है 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको आसानी से यहां से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली फिर हमें लेम्डा की वैल्यू मिल जा रही है।